हज पॉलिसी 2026 वफाकी काबीना से मंजूर हो चुकी है। वफाकी वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया 2026 के लिए हज दरख्वास्तें 4 अगस्त से मुल्क के नामज़द बैंकों में वसूल की जाएंगी। तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक ये है, क्योंकि काफ़ी सारे सवालात आ रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हज के लिए चाहिए दरख्वास्त के लिए, तो उसके बारे में हम बताएंगे। और कुछ उमूमी सवाल आए हुए हैं, उसके बारे में भी हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता चलूँ कि पाकिस्तान का जो हज कोटा है वो 1,79,210 है, जिसमें सरकारी स्कीम के लिए 1,19,210 मुख्तस कर दिया गया है। दरख्वास्तों की वसूली 4 अगस्त से शुरू होगी। सरकारी स्कीम के लिए 2 पैकेजेस हैं, एक लॉन्ग पैकेज है, एक शॉर्ट पैकेज है। लॉन्ग पैकेज 48 से 42 दिन का है, जिसका जो तखमीना है वो 11,50,000 होगा। जो शॉर्ट पैकेज है 20 से 25 दिन पर मुश्तमिल है, जिसका जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो 12,50,000 रुपये बताई जा रही है, लेकिन ये कम भी हो सकती है। सरकारी स्कीम के लिए 2 एक साथ में पैसे जमा कराने होंगे। पहली किस्त जो है वो शॉर्ट पैकेज के लिए 5.5 लाख है, जबकि लॉन्ग पैकेज के लिए 5 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। इस दफ़ा कुरानदाजी नहीं रखी गई, पहले पाइए पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पर जो है वो दरख्वास्तों की वसूली शुरू होगी, और जैसे ही सीट्स पूरी हो जाएंगी तो दरख्वास्तों की वसूली बंद हो जाएगी। हज पॉलिसी के तहत 12 साल से कम उम्र के बच्चों का हज पे जाना अलाउ नहीं है। अब आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको जो हज के लिए चाहिए डॉक्यूमेंट वो है आपका पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बना हुआ तो फौरी तौर पर बनवा के आप टोकन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट की जो मियाद है, जो एक्सपायरी डेट है, वो कम अज़ कम जो है वो 26 नवंबर 2026 के बाद की होनी चाहिए। अगर 26 नवंबर से पहले की आपकी एक्सपायरी है तो आप इसको फौरी तौर पे रिन्यू करवा के उसके बाद टोकन पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ओवरसीज़ के हवाले से मैं बता दूं कि अगर कोई ओवरसीज़ हैं और उनका पासपोर्ट एक्सपायर है तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो उसका टोकन होगा या जो स्लिप होगी या जो नंबर होगा, तो उस नंबर के थ्रू आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाते हैं तस्वीर। तस्वीर के लिए पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर वाइट बैकग्राउंड के साथ, नॉर्मली 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर का साइज़ है, जो कि मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया हुआ है। 3 तस्वीर आपको चाहिए होती हैं। और ख़वातीन के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि ख़वातीन का जो है वो सर, कान और गर्दन ये कवर होनी चाहिए तस्वीर बनवाते हुए। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तीसरे नंबर पे है कौमी शनाख्ती कार्ड, CNIC। आपका CNIC आपके पास वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक्सपायर है तो इसको रिन्यू करवा लें। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो ओवरसीज़ के केसेस में आपका जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिसको नाइकोब बोलते हैं, तो वो आपका चलेगा। उसके बाद आ जाते हैं, रिक्वायरमेंट अगली है वारिस का शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर। तो आप एक नॉमिनी असाइन करते हैं हज दरख्वास्त फॉर्म जमा कराते हुए, ताकि अगर इन केस कोई भी इमरजेंसी हो जाती है या वहाँ सऊदी अरब में आपके साथ कोई मसला हो जाता है या खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, तो उसका जो वारिस होगा उसको वो इन्फॉर्म करेंगे। उसके लिए उसका CNIC नंबर और मोबाइल नंबर जो है वो लाजमी चाहिए होता है, वो सिर्फ एंट्री होती है उसकी, ताकि फ़िज़िकली आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ना वो बैंक में ओरिजिनल जमा नहीं करवाना। उसके बाद आपका अकाउंट होना लाजमी है किसी भी बैंक में। अकाउंट्स के बारे में काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं कि जी जिस बैंक से हम अप्लाई कर रहे हैं उसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। तो नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी मुल्क के किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं, और आपका अकाउंट अगर किसी भी और दूसरे बैंक में भी है तो भी आपका दरख्वास्त फॉर्म किसी भी बैंक से फिल हो सकता है। इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन सिर्फ ये है कि आपका अपना अकाउंट नंबर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैंक में हो। और अकाउंट के लिए मैं बता दूं कि अकाउंट के लिए आपको जो अमाउंट है वो अपने अकाउंट से नहीं देनी होती। अगर आप अपने अकाउंट से देना चाहते हैं तो भी दे दें, या अगर आप 4 मेंबर्स जा रहे हैं तो चारों का अगर एक ही अकाउंट से अगर पेमेंट हो जाती है तो भी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। और आप अमाउंट जो है वो पे ऑर्डर में भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं, ड्राफ्ट भी दे सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो किसी भी मोड से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट सिर्फ आपके रिफ़ंड के लिए चाहिए होता है, जबकि आप सबमिट जो करवा रहे हैं अमाउंट उसके लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होता है। ये जब अभी 4 तारीख से दरखास्तें शुरू हो रही हैं तो
एक दो दिन पहले आ जाएगा, फ्राइडे या सैटरडे शाम तक जो है ना वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आ जाएगा, वो भी हम शेयर कर देंगे। तो वो किसी भी सरकारी या सेमी गवर्नमेंट जो इदारे होते हैं, हॉस्पिटल्स हैं या जो भी कोई भी डॉक्टर है जिसके पास पीएमडीसी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो और उसके पास अपने इंस्टीट्यूट की स्टैम्प भी हो, तो वो एलिजिबल होते हैं अटेस्ट करने के लिए। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में कोई भी ऐसी खास चीज़ें नहीं लिखी होती हैं, आपकी फिजिकल फिटनेस के हवाले से ही होती हैं। तो वो आप किसी भी डॉक्टर से बैंक जाने से पहले ही आप करवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अगर आप वहाँ से बैंक से लेके पीडीएफ में भी आ जाती है, उसका प्रिंट निकाल के आप किसी भी डॉक्टर से साइन करवा के आप बैंक में जमा करवा सकते हैं हज एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम है तो फिर उसकी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर आप ब्लड ग्रुप चेक करवा के वो अपने लिखवा सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद मोबाइल नंबर और नेटवर्क, राब्ते के लिए आपके पास कोई मैसेजेस वगैरह आते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से तो उसके लिए आपका मोबाइल नंबर चाहिए होता है और उसका नेटवर्क भी लाजमी आपने मेंशन करना है। बाद औक़ात कन्वर्जन हुई होती हैं सिम्स तो उसमें प्रॉब्लम होती हैं। उसके बाद कोरोना का सर्टिफिकेट है। कोरोना के सर्टिफिकेट की लास्ट ईयर 65 ईयर से जो ऊपर थे उनके लिए लाजमी था, लेकिन इस साल अभी ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर हुई तो हम इंशाल्लाह ज़रूर बता देंगे। उसके बाद कुछ अहम पॉइंट्स हैं कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है तो वो फौरी तौर पे बनवा लें, टोकन के साथ अप्लाई हो सकता है। और फॉर्म जमा कराते हुए कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ख़ास तौर पे पासपोर्ट या CNIC, वो आपने बैंक में सबमिट नहीं करवाना। ओवरसीज़ के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाएंगे तो उसके लिए दो तरीक़ेकार होंगे। एक तो मिनिस्ट्री इस साल भी पिछले साल की तरह ऑनलाइन की फैसिलिटी भी होगी कि आप ऑनलाइन बैठ के फॉर्म फिल कर सकते हैं और अमाउंट जो है ना वो सबमिट करवा के आप अपना एप्लीकेशन नंबर रिसीव कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन में ये होगा कि आप अपना कोई भी अपना अजीज़ है, रिलेटिव है या रिश्तेदार है, कोई भी है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उनको अपने पर्टिकुलर सारे भेज दें, वो आपके बिहाफ पे जाके किसी भी बैंक में आपका फॉर्म सबमिट करवा सकता है। उसके बाद इस पासपोर्ट का मैंने बता दिया ओवरसीज़ के हवाले से। उसके बाद जब मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाएगा तो वो भी हम इंशाल्लाह बता देंगे। अब आ जाते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनमें सबसे मेजर क्वेश्चन ये है कि जिन अफराद ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी क्या वो हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक इस बारे में क्लियर नहीं है, क्योंकि जब हज पॉलिसी अनाउंस की है मिनिस्टर साहब ने तो उसमें इस चीज़ की कोई वजाहत नहीं दी गई कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है तो वही हज दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। लेकिन पहले ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो इस हवाले से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक दो दिन है और कल या परसों तक इंशाल्लाह हज का जो लीफलेट है मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस के साथ आ जाएगा कि कहाँ पे कितनी डेट से क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो वो सारी क्लियर हो जाएंगी। उसके अंदर ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी वही जमा करवा सकते हैं या और भी करवा सकते हैं। मेरा पर्सनल ज़ाती ख्याल यही है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई उनको भी वेट करना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए ही सिर्फ रखा गया तो कुछ देर के बाद जब एप्लीकेशंस हो जाएंगी तो बाकी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, अगर तो दरख्वास्तें पूरी नहीं हुई तो उनको भी चांस लाजमी मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है कि जी हज की कुरानंदाज़ी होगी या नहीं होगी। तो इस दफ़ा हज की कुरानंदाज़ी नहीं है और पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जो है वो कोटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद अगला सवाल आ रहा है कि जी हज पर जाने के लिए बच्चों की उम्र क्या है। वो मैं पहले बता चुका हूँ कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो अहल नहीं होंगे हज पे जाने के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि कुर्बानी के हवाले से, तो कुर्बानी के हवाले से मैं डिटेल्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। एक सवाल ये आ रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डॉक्टर से आप अटेस्ट करवा सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसके पास पीएमडीसी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो और वो उसके पास अपने सरकारी स्टैम्प भी हो। अच्छा, उसके बाद एक सवाल ये आ रहा है, एक सवाल ये भी आ रहा है कि अगर किसी ने अलग अलग ग्रुप्स में रजिस्ट्रेशन करवाई है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।
आप बैंक जाएं और जो आपके पास रजिस्ट्रेशन पहले हुई है उसका CNIC नंबर बताएंगे, बैंक वालों को बोलेंगे कि जी हम एक ही ग्रुप में जाना चाहते हैं, तो जब बैंक में फॉर्म फिल होंगे तो वो आपका अलग से ग्रुप बन जाएगा। और ग्रुपिंग के हवाले से इंशाल्लाह मैं थोड़ा एक ब्रीफली आपको बताऊंगा कि ग्रुप कैसे बनते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग पैकेज के समरात और मुहर्रकात क्या होते हैं, कुर्बानी आपने कैसे सेलेक्ट करनी है, इस बारे में इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। एक सवाल और आ रहा है कि हज हज की अदायगी की दूसरी किस्त कब जमा होगी। तो इस बारे में अभी मिनिस्ट्री ने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई हैं, लेकिन मेरा पर्सनल आइडिया है कि नवंबर या दिसंबर तक जो है वो दूसरी किस्त भी जमा करानी हो।